गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज मैं एकदम नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ और आज का शीर्षक है द अर्थ। द अर्थ यानी वह ग्रह जिसके ऊपर हम रहते हैं और जिसको हम धरती माता के नाम से पुकारते हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये एक प्लेनेट है, ग्रह है सोलर सिस्टम में, और ये 5वां बड़ा ग्रह है। इससे दूसरे ग्रह हैं बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, सैटर्न है। ये 4 इससे बड़े ग्रह हैं और ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और ये इसके दो पोल होते हैं। एक पोल ये है, इसको कहते हैं ध्रुव पोल, और दूसरा पोल इधर है, पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, और ये है दक्षिण पोल। अब इस पूरी पृथ्वी को अलग अलग जोनों में बांटा गया है। जो पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है वो बिल्कुल ही ठंडा क्षेत्र है। उत्तरी शीत कटिबंध है। उत्तरी शीत कटिबंध, ये उत्तरी शीत कटिबंध है। ये उत्तर ध्रुव में है तो इसका नाम उत्तरी शीत कटिबंध है, और ये दक्षिण में तो इसका नाम दक्षिणी शीत कटिबंध है। तो दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, दक्षिणी शीत कटिबंध। उसके बाद हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं। इक्वेटर है ये विषुवत रेखा को इक्वेटर कहते हैं, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो उसकी तरफ हम जाएंगे तो दूसरा, ये तो फर्स्ट जोन हो गया, ये सेकंड जोन है, और बीच में ये एक रेखा आई है, ये ऐसे पूरी बॉल टाइप होती है, थोड़ी चपटी है पृथ्वी, तो इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त। ये उत्तर ध्रुव वृत्त बन जाएगा पूरा, ऐसे जाके ऐसे। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच में जो एरिया है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव और मकर रेखा, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं, उसके और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है, यह है दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। यानी इसमें कभी सर्दी कभी गर्मी, इसलिए शीतोष्ण कटिबंध है। और दोनों ध्रुव पे तो बर्फ़ पड़ती है, जमे रहते हैं यहाँ तो 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। पोल जो है अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस पे जो है ना 6 मंथ नाइट रहती है, 6 मंथ, और 6 मंथ डे रहता है, 6 मंथ डे रहता है। और मकर रेखा और इक्वेटर के बीच में, विषुवत रेखा कहते हैं हिंदी में इक्वेटर को, इसके बीच में ये अलग है, ये उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध, ऐसे ही नीचे भी उष्ण कटिबंध आएगा, उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा और इक्वेटर के बीच में ये भी उष्ण कटिबंध है। तो अब इसके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भागों में बांटा हुआ है पूरे पृथ्वी के एरिए को। और अभी हम यहाँ जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल तो ये हो गया, इसका नॉर्थ पोल ये है, और साउथ पोल ये है। अब ये अपने एक्स पे 66.5
डिग्री झुकी हुई है। यानी जब ये वहाँ परिक्रमा करती है तो ये ऐसे है इसका एक्सिस, ये नॉर्थ से ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ से, और ये जो एंगल बना ये 66.5 डिग्री नॉर्थ या 66.5 डिग्री उत्तर में ये बना, ये इसका वो है एक्सिस। ये अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण जो है ना ये ऋतुएं बनती हैं। और इधर कई जगह इसको 23.5 डिग्री भी, क्योंकि दूसरी साइड है ये 23.5 डिग्री है। एक साइड में तो ये नॉर्थ से 66 से ही 1/2 डिग्री, और उधर ईस्ट से 23 से ही 5 डिग्री टिल्ट है। तो इसको 23.5 डिग्री भी लिखा जाता है कई जगह, और कई जगह 66 डिग्री भी लिखा जाता है। ये तो हो गया पृथ्वी के बारे में बेसिक सा। और अभी आगे हम दूसरे इसके तथ्य पढ़ेंगे, दूसरे फैक्ट पढ़ेंगे जिनके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला सेक्शन है इसका। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। ऊपर सबसे पहले तो हिंदी में मिलेंगे ये इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जो इंग्लिश में देखना चाहें, जिनको हिंदी नहीं आती है, तो अपने नीचे वाला ट्रांसलेशन देख लें। पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, यानी 2 तरह के मोशन है इसके। कितने मोशन है? ये मोशन है 2 टाइप। एक तो है डेली मोशन, जिसको कहते हैं रोटेशन, क्योंकि ये ऐसे है पृथ्वी, ये है और यही का एक्स है। ये इस एक्स के थ्रू, ये अपने एक्सिस पे ये घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे लट्टू की तरह, आपने देखा होगा बचपन में आपने लट्टू चलाया होगा, ये लट्टू की तरह घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट को घूमती है। और इसमें 23 आवर 56 मिनट 4.09 सेकंड लेती है एक चक्कर पूरा करने में, जिससे दिन रात बनते हैं। और जब ये वेस्ट टू ईस्ट पृथ्वी घूमती है, ये अर्थ है, तो हमारे को ऐसा लगता है कि नॉर्थ टू साउथ ये सन घूम रहा है, जबकि सन नहीं घूमता, क्योंकि पृथ्वी उल्टी घूमती है तो हमारे को सन घूमता हुआ दिखाई देता है। जैसे हम किसी ट्रेन में या बस में सफ़र करते हैं तो हमारे को पेड़ों का मूवमेंट नज़र आता है, पेड़ नहीं घूम रहे होते हैं, बस या ट्रेन चल रही होती है। तो इसकी दैनिक गति को तो कहते हैं हम रोटेशन। और इसकी दूसरी गति है एनुअल मोशन कह देते हैं, वार्षिक गति। ये वार्षिक गति है, वार्षिक गति, क्योंकि ये अपना सन होता है, ये सन है ऐसे, और इधर ये एलिपिकल शेप में इसका पाथ है पृथ्वी का, और ये हमारी पृथ्वी है। ये 23.5 डिग्री का एंगल, ये हमारी पृथ्वी है। ये ऐसे भी घूम रही होती है अपने एक्सिस पे, और इसके साथ साथ ही ऐसे भी घूम रही होती, ऐसे भी ये सूर्य का चक्कर लगा रही। और जब ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो 1 साल हो जाता है, इसलिए इसको एनुअल मोशन कहते हैं। और इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन, यानी ये किसी चीज़ के अगेंस्ट कोई वस्तु रिवॉल्व करती है तो उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, और कोई अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसको कहते हैं हमें रोटेशन, उसको रोटेशन कहते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की 2 गतियां हैं, और रिवॉल्यूशन को हिंदी में परिक्रमण कहते हैं हमें। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिससे हमारे को सूर्य उल्टा पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता दिखाई देता है।
अच्छा, अब ये जो अपने एक्सिस पे घूमती है तो इसे हम पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। एक घूर्ण, एक चक्कर, घूर्ण का मतलब साइकिल, पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इसलिए इसकी पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं और इससे दिन रात बनते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये आ गया 66.5 डिग्री झुके होने के कारण पृथ्वी पर सभी जगह सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पड़ता है। कुछ पार्ट जो है पृथ्वी का सूर्य के सामने रहता है और कुछ उसके पीछे रहता है, और झुकी होने के कारण कई बार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो बराबर डिवीजन नहीं हो पाता है। इसलिए दिन और रात भी समान नहीं होते हैं, दिन और रात भी अलग अलग होते हैं। विषुवत रेखा है जो, यानी जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य, धरती के बीच वाली रेखा भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं इंग्लिश में, को 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच ये इक्वेटर गया है। इसको 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, इसके एक पार्ट इधर हो गया। ये नॉर्थ उत्तर गोलार्ध हो गया और ये साउथ, ये नॉर्थ साइड होगी और ये साउथ साइड होगी। विषुवत इक्वेटर पे हमेशा सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, यानी लंबवत पड़ती हैं, और हमेशा यहाँ पर दिन और रात बराबर रहते हैं, 2 बराबर प्रभावित करता है। विषुवत रेखा के उत्तर दक्षिण में जाने पर दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। ये इधर से जाएगी तो साउथ पोल के तो दिन घटने लग जाएंगे, नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। यहाँ दिन बड़ा और रातें छोटी, और रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध का दे रखा है। अगली इन्फॉर्मेशन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है। यानी ये जो सन है, ये सन है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, और ये इसका एलिप्टिक पाथ है पृथ्वी का, ये दीर्घवृत्ताकार है, यानी एक तरफ ज़्यादा लंबाई है, एक तरफ कम लंबाई है। तो ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर ये पृथ्वी है। तो ये अपने एक्सिस पे तो घूमती है ईस्ट टू वेस्ट, और साथ साथ में इस सूर्य का भी चक्कर लगाती है अपने इस पाथ पे। और ये जब एक चक्कर इसमें ऐसे पूरी एक राउंड लगाते ऐसे करते करते और इसी पोजीशन पे आएगी, तो इसमें 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में ये एक चक्कर पूरा करती है। तो हम 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। एक वर्ष बराबर 365 दिन। अब जो ये बाकी समय रह गया, ये जुड़ता रहता है, तो हम 4 वर्ष में 366 दिन का एक साल लेते हैं, जिसको कहते हैं लीप वर्ष। एक्चुअल में क्या है, दैनिक गति के टाइम में और वार्षिक गति के टाइम में कुछ अंतर है। इसको तो हम 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड का जो समय है एक चक्कर पूरा करती है, इसको कहते हैं हम सौर वर्ष। ये वो वर्ष नहीं होता है जो हमें कैलेंडर वगैरह में सवाल करते हुए निकालते हैं, ये सौर वर्ष है। क्योंकि ये जो 6 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकंड है, ये 6 आवर 45 मिनट और 45.51 सेकंड है। इसको एडजस्ट करके 5 आवर 49 मिनट से और 12 सेकंड कर दिया गया, क्योंकि दैनिक गति और वार्षिक गति के टाइम का मेल नहीं खा रहा था। तो इस प्रकार हर 4 साल में ये 6 घंटे से ज़्यादा ना हो कि ये 6 घंटे से कम है, हम 4 साल में 24 घंटे ले लेते हैं,
तो कुछ टाइम बढ़ता हुआ चला जाता है। तो 100 साल में 100 ईयर में क्या पोजीशन होती है, 24 तो दिन बढ़ जाते हैं, यानी 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष हो जाएंगे, 24 लीप वर्ष और 6 आवर फालतू हो जाएंगे। अब अगले 100 में फिर 24 फिर 6, यानी ये 200 हो गए, और फिर 100 बढ़ के फिर 300 हो गए, फिर 24 6 फिर 400 साल हो गए, 24 और 6, अब ये 6 करके ये 24 आवर हो गए, और इधर 1 2 3 4 बार 24 हो गए, यानी 96 डेज बढ़ गए। तो इस 24 आवर का एक दिन ये हो गया, तो 400 साल में 97 दिन फालतू हो गए। अब जनरली हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालते हैं। अब देखो 4 से डिवाइड करते तो 100 हो जाता, लेकिन ये 100 नहीं है, ये 97 डेज है। इसलिए लीप ईयर को हमें 4 से भाग नहीं देते, 4 से भाग नहीं देते, उसको हम 400 से भाग देते हैं। 400 से भाग दे के निकाल लेंगे। अब ये लीप वर्ष है, कट गया पूरा, लीप वर्ष है। इस तरह ये इसको कैलेंडर में दिया गया है। तो हमारा जो साल है दैनिक गति के हिसाब से वो बनता है 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड। इसको हम अपना वर्ष कहते हैं। आगे 4 साल में लीप वर्ष लेते रहते हैं, लेकिन फिर शताब्दी में एक कम हो जाता है ये, और यहाँ इस तरह करके 97 ही होते हैं। यहाँ मैंने आपको 400 साल तक निकाल के दिखा दिया। 24 साल 6 घंटे, 24 दिन 6 घंटे, 24 दिन 6 घंटे, 24 दिन 6 घंटे, 24 दिन 6 घंटे, यानी 400 साल में हम 97 ही लेंगे, 100 लीप ईयर नहीं लेंगे। 4 से डिवाइड करके 100 हमें नहीं लेंगे। ये कैलेंडर में काम आएगा, कैलेंडर के सवाल निकालते हुए। अब हमारा ये चौथा प्रश्न है। इसमें पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं। जो अपनी पृथ्वी की वार्षिक गति है उसके कारण मौसम बदलते हैं, क्योंकि ये जो ऐसे एलिपिकल शेप में इसका पाथ होता है, बीच में सन होता है, और पृथ्वी यहाँ आती है, कभी कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ आती है। जो अपनी इसकी ये रोटेशन होती है, इससे तो दिन रात बनते हैं, लेकिन जो ये घूमती रहती है इससे वर्ष बनता है और ऋतुएं बनती हैं। देखो यहाँ ये आएगा, तो यहाँ जब ये होगी तो यहाँ होती है बसंत ऋतु, बसंत ऋतु होती है। और जब ये यहाँ होगी सर्द ऋतु हो जाएगी, क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर चली गई, सूर्य से काफ़ी, ये सूर्य से नज़दीक। यहाँ होएगा हमारा पतझड़, और जब ये इधर होगी तो यहाँ होएगी गर्मी। इस तरह हमारा ये चक्कर चलता रहता है। पृथ्वी की परिक्रमा रिवॉल्यूशन यानी वार्षिक गति की वजह से बसंत, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एक दीर्घवृत्ताकार एलिपिक कक्षा में करती है, अतः यह कभी सूर्य के निकट आ जाती है तो कभी सूर्य से दूर चली जाती है। ये सूर्य से दूर होगी और ये सूर्य से नज़दीक है। इस प्रकार आपने देखा कि ये 6.5 डिग्री पर झुके के कारण हमारा मौसम बनता है, बदलता रहता है। और सोचो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, सारा ही मामला गड़बड़ा जाएगा। उसमें जो समुंदर हैं उसमें ज्वार भाटा आएगा, सारा ही आपका मौसम सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, यानी उसे उपसौर कहते हैं।
जब ये यहाँ सूर्य है, एक तो यहाँ पोजीशन होएगी, एक यहाँ पोजीशन होएगी, और ये इसको कहते हैं हमें उपसौर। उपने नज़दीक, यानी सौरमंडल में सूर्य के नज़दीक। इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। ये 3 जनवरी को होती है, और इस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो ये अपसौर कहलाता है, यानी अपहीलियन। यानी जब पृथ्वी यहाँ होती है और यहाँ होती है तो ये अपसौर, अप नीचे आ गई, अपसौर, इसको अपसौर कहते हैं। और अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। यानी ये देख लो आप, 30 तो 0.3 तो ये हो गया, और 0.21 हो, यानी 0.51 करोड़ किलोमीटर बढ़ जाएगी अपसौर में। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एपसाइड कहते हैं, अपेक्स लाइन है ये। यानी ये जो सूर्य है ये कह रहा है उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली लाइन, वो एपसाइड रेखा कहते हैं। गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये आपका छठा क्वेश्चन आ गया। पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। जो भी गर्मी है पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, और इधर ये सूर्य है, इससे किरणें आती हैं पृथ्वी की तरफ, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और एक परत है, ओजोन की परत है, जो खतरनाक किरणें होती हैं, ये अपना वायुमंडल है, ऐसे एक ओजोन की परत है। वो जो खतरनाक किरणें होती हैं उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। नहीं तो हमारे को स्किन रोग, पता नहीं क्या क्या रोग हो जाएं अगर उनको रिफ्लेक्ट नहीं करे तो। ये वायुमंडल है, वायुमंडल, इसमें से ये पैरा बैंगनी किरणें होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। यही ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, और ये जो ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंच जाती है वो ही इसके पृथ्वी के वायुमंडल और धरातल को गर्म करती है। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है, यानी वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये समुद्र होता है पृथ्वी के ऊपर, समुद्र होता है, उससे रिफ्लेक्ट हो गए कुछ, और पृथ्वी की सतह रिफ्लेक्ट हो गए वापस चला जाता है, और उसको वायुमंडल शोषित कर लेता है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। मैंने आपको पहले बताया थे 5वां बड़ा ग्रह है। बृहस्पति बड़ा है, शनि बड़ा है, शुक्र बड़ा है, और एक सैटर्न करके एक और ग्रह है वो भी बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ये सौर वर्ष है, ये हमारे वर्ष जितना नहीं है, इसमें कुछ मिनट्स का अंतर है। ये थोड़ा कुछ मिनट बड़ा होता है, हमारे जो नेचुरल वर्ष हैं जिससे हम कैलेंडर कुछ निकालते हैं उससे थोड़ा बड़ा होता है। आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र की तरह है। शुक्र ग्रह जो है वो इससे मिलता जुलता है पृथ्वी से, और शुक्र ग्रह पर जीवन को खोजने के प्रयास भी चल रहे हैं जो कि अभी तक सफल नहीं हुए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका एक ही सैटेलाइट है और वह चंद्रमा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की, यानी पृथ्वी जो इसका ये एक्स अक्ष है, ये बना दिया जाए, पश्चिम से
पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। पश्चिम से और नॉर्थ की तरफ, यानी जो एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, और इसकी गति है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है। इससे चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं या बनते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। ये टिल्ट हो रही है, इसके कारण ये ऐसे टिल्ट हो रही है, तो इसके कारण जो है ना ये ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यानी ये भी एक तारा है, जैसे अपना सूर्य जो है एक तारा है, सूर्य तारा है, ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। तो इसके बाद पृथ्वी के नज़दीक दूरी में मिलाएं तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक तारा है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर महासागर और महाद्वीप टिके हुए हैं। जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, यानी ये पृथ्वी बनी हुई है ऐसे, ये पृथ्वी है, जो ये बाहर हमारे को नज़र आती है, तो ये है ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। और जो इसकी इंटरनल सतह हैं, ऐसे ऐसे इसकी और भी सतह हैं, इनमें लवण, खनिज, पता नहीं मेटल, लावा, पानी आदि अनेक चीज़ों से बनी हुई है इसकी सतह। ये पृथ्वी के जन्म के बारे में कहते हैं कि ये आग का गोला था, कोई सूर्य का ही भाग टूट के और ये गिर गया, और धीरे धीरे जो है ना ये ठंडा होता गया और ये पृथ्वी के रूप में इसने अपना धारण कर लिया। तो और पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। घनत्व जो होता है, मास बोलते हैं, घनत्व, घनत्व होता है वेट अपॉन में वॉल्यूम, यानी ये तो आयतन है, आयतन है, और ये वज़न है। वज़न को आयतन से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका घनत्व आ जाएगा। और पृथ्वी की सबसे अधिक ऊंचाई, पृथ्वी की जो माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा, 9 किलोमीटर के लगभग है। और पृथ्वी की अनुमानित आयु, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष के आसपास है। ये इसकी अनुमानित एज है। ये अगला क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, ये देखो एक ये एलिप्टिकल शेप है, इसका पृथ्वी का पाथ है, पृथ्वी का पाथ है जिस पे ये घूमती है। तो ये एलिप्टिकल शेप में है, दीर्घवृत्ताकार कहते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री भी दिया होता कहीं, और 66.5 भी होता कहीं, यानी ये 23.5 डिग्री है। और ये एक्सिस है इसका, और ये इधर रेखा ईस्ट वेस्ट, तो ये जो एंगल है यहाँ पर बच गया, ये 90 डिग्री होते हैं, तो ये बन गया 66.5 डिग्री। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा है यहाँ पर, और यहाँ आपकी वो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा है। ये इक्वेटर है,
जो बीच में इसके होता है ये आपका यहाँ दिखा भी रखा है एक फिगर में, नहीं है, ये इक्वेटर है और ये अपनी दूरी पे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और इधर ये सूर्य का चक्कर भी लगाती है साथ में। वहाँ तो घूमती है ही अपनी दूरी पर और ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है, जिससे एक साल पूरा करती है। और ये बीच में जो है ना, ये सूर्य देवता हैं, ये अपनी ऊर्जा छोड़ते रहते हैं। अब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ये देखो ये 21 मार्च है यहाँ और यहाँ पर है ये 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। यहाँ बड़े दिन होते हैं और वो घटते घटते जब सर्दी आती है दिसंबर की तरफ हम बढ़ते हैं तो छोटे होते चले जाते हैं और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। उसके बाद वो बढ़ने शुरू होते हैं, इसलिए कहते हैं दिन छोटे हैं, रात बड़ी। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा ही बोलते हैं जिसको, उस पर पूरे साल सूर्य की किरणें जो ना ऐसे सीधी पड़ती हैं लंबवत, तो वहाँ पर हमेशा दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात की लंबाई वर्ष भर समान रहती है, पूरे साल वो तो बराबर रहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। जब सूर्य की किरणें 21 मार्च 23 सितंबर को इस रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब पूरे विश्व में दिन रात यानी पूरी ही दुनिया में दिन और रात बराबर होते हैं। जो हमारा समय का अंतर होता है ना, वो उसका समय 8 घंटे आगे उसका, तो उस वक्त तो ये सबका समय जो है ना दिन और रात बराबर घंटे का होएगा। 12 घंटे का दिन होएगा और 12 घंटे की रात होएगी। आगे पीछे तो हो सकते हैं, सूर्य निकलने का टाइम अलग हो सकता है, लेकिन 12-12 घंटे का, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात यानी बराबर होएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ये कर्क रेखा जो है ये है, ऊपर है कर्क रेखा, जैसे यहाँ लेंगे तो ये है, ये कर्क रेखा, यहाँ कर्क रेखा, तो इस पर सूर्य जो है ये परपेंडिकुलर चमकता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य, ये 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये नीचे ये यहाँ मकर रेखा है, ये है मकर रेखा। अब इस पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को मकर संक्रांति अथवा शीत अयनात कहते हैं, यानी शीत का अंत हो जाता है। जो मकर संक्रांति मनाते हैं हमें 14 जनवरी को, कभी 13 जनवरी को, वो मकर संक्रांति अथवा शीत अयनात कहते हैं उसको। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रातें छोटी होती हैं। ये कुछ तथ्य थे पृथ्वी के बारे में, बहुत ही अच्छी जानकारी है। इसके कुछ तथ्य जो है कैलेंडर के क्वेश्चन में काम आएंगे और ये साइंस के कई बार जीके वगैरह में या साइंस में ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकॉन को ऐसे प्रेस करना है अपने।